पेश खिदमत है कहानी अंधेर नगरी। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। इसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ़ था। भीख मांगने का तरीका इसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि इसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। इस सैलाब में उन दोनों का मकान भी ना बच सका। सारे का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज उन्होंने अपने गांव को खैरबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के न जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक इस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया, कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था। रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ। शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो इसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनक था और इसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। इसने पूछा, भाई साहब लड्डू क्या भाव हैं? टके सेर। दुकानदार ने कहा, क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा, हाँ हाँ टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा तो मिला जुला कर 1 सेर दे दो, इसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां 1 सेर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब गोभी क्या भाव है? इसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हर चीज टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने जो इस तरह भागते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो? तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थी। उस्ताद मजे आ गए। शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सेर बिकती है। ये देखो, ये 1 सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे सेर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गर्ज हर चीज 2 पैसे सेर है। यहाँ तो मजे आ जाएंगे। खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहीं रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर चुप रह गया। इसके मुंह से कोई लफ्ज न निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सेर लेकर खाया करेंगे। ना कुछ पकाने की जरूरत, ना मुसीबत भरने की। बाजार से खरीद कर खा लिया करेंगे। तुम बेवकूफ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं। उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे और कहाँ आएंगे? भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ हर चीज टके सेर बिकती हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ ना रहूं तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम भी नहीं जाओ। जिंदगी के बाकी दिन यहीं ऐशो आराम से गुजारेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस्ताद भी जिद पर अड़ गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठकर खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? शागिर्द ने पूछा। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। दुनिया के तख्ते पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे।
जितना यहाँ है, और अगर तुम जाए बगैर रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूँ, ये कहकर शागिर्द भी इसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें किसी से क्या डरना, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे साथ चले चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। अच्छा तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और अब मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, शागिर्द ने अटल लहजे में कहा। इसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बना ली और इसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो इसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता, अब इससे कोई काम ना होता था। कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता था। झोंपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा रहता, वो उनमें से ले लेकर खूब खाता और कहकहे लगाता। हर फिक्र से आजाद होने और खूब खाने और कोई मुशक्कत ना करने की वजह से इसका जिस्म मोटा ताजा होने लगा। वो अपने मोटे होते जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म फूलता चला गया और वो फूल कर इतना कुप्पा हो गया कि अब इससे चला भी मुश्किल से जाता था। जब पैसे खत्म होने लगते बाजार में जाकर किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग इसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर सेरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोंपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही इसकी जिंदगी थी और इसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। अब इस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था, तमाम दरबारी हाजिर थे कि इसके सामने एक शख्स को पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये कौन शख्स है? बादशाह सलामत, इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? जहां पना, इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? बादशाह ने इससे पूछा। वो बाहर मौजूद है, सिपाही बोला। उसे पेश करो, बादशाह ने कहा। इस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने इससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? जी हाँ, इसने खुश होकर कहा। तुमने उसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने गुर्रा कर पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कुतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था, और इसे पकड़ लो। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह उसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कुतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह न थी। इस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़कर चौराहे पर लाया गया। वो गरीब थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और इसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। इसने फंदा इस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अकल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। हैरान और परेशान कभी फंदे और कभी इस आदमी की गर्दन को देखने लगा। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, आलमपना, फांसी का फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो सोच में डूब गया। इसके वजीर और अमीर परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में ना आया कि फंदे की गिरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ ना आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ गधे हो जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो उसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इतला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग इसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सके। इसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतार कर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे।
انہوں نے سوچا یہ آدمی کافی موٹا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے گا۔ انہوں نے اس سے کہا نیچے اترو۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نیچے اتر آیا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کر دیکھا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور کہا جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں جتنا کہ یہ پھندا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کی گردن میں فٹ ہی نہیں آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا آدمی نظر آیا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا، جھونپڑی میں پڑے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھیک مل چکے تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اس سے 5 سیر مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا، اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، مٹھائی والے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کون آ رہے ہیں؟ تم اس قدر ڈر کیوں رہے ہو؟ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں سپاہی پھندا لیے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان ذرا اپنی گردن تو ادھر کرنا، ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پر چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آدمی ایسا نہ ملا جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کیا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کر کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سیر ان کے حکم سے بکتی ہے، سپاہی نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد کو جکڑ لیا گیا، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قید خانے کی طرف لے چلے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے کل شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں بہت بری طرح یاد آنے لگی۔ اب استاد کی سنیے۔ استاد اس شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرا، جو روکھی سوکھی ملتی رہی اسی پر گزارا کرتا رہا، اور اگلا دن نکلنے پر پھر بھیک مانگنے چلا جاتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس شہر کا رخ کیا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کے چوک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر کوئی شخص چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ چوک کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ آج ایک آدمی کو چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پر پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد! استاد کے کان کھڑے ہوئے۔ اب جو اس نے موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کر بولا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد، تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ شاگرد نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، اب تمہیں بچانے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا۔ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، تم کہنا نہیں یہ پھانسی مجھے ہی دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد۔ شاگرد خوش ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخر بادشاہ کی سواری آئی۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا، آخر ہم ایسے آدمی کو پانے میں کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔
जल्लाद ने यह सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और उसे शागिर्द की गर्दन में फंसाने लगा। ऐन उसी वक्त उस्ताद जोर से चिल्लाया, ठहरो, इसको फांसी ना दो बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। बादशाह चौंक उठा। सब मुड़ मुड़ कर उस्ताद की तरफ देखने लगे, जो मजमा से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। कौन हो तुम और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने पूछा। इसकी जगह मुझे फांसी दे दो, उस्ताद ने कहा। नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म न कीजिए, फांसी मुझे ही दें, इसका शागिर्द बोला। हरगिज नहीं, फांसी मुझे ही दें, उस्ताद बोला। इनकी तकरार जारी थी और सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी दिलाने के लिए जिद करे, और यहाँ तो ऐसे दो आदमी मौजूद थे। बादशाह की हैरत का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर इसने चिल्लाकर कहा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो? बस यूं ही आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें, उस्ताद ने कहा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे लोग भी सांस रोके खड़े थे। उस्ताद ने बताना शुरू किया। बात दरअसल ये है बादशाह सलामत कि आज का दिन बहुत ही मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए मरना तो एक दिन है ही, इसलिए इस मोटे के बजाय आप मुझे फांसी दे दें। ये सुनना था कि दरबार में चारों तरफ से शोर सुनाई दिया। वजीर ने कहा, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसलिए आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँ। बादशाह ने चौंक कर उसे देखा। ऐन उसी वक्त दूसरे कई लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे ना दे। शागिर्द कभी हैरान होकर उस्ताद को देखता और कभी मजमे को, और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमा को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर मैं जन्नत में जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कौन क्या कर सकता था? सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते पर जाते देखते रहे, यहाँ तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। इसने मोटे को नीचे उतरने का इशारा किया। शागिर्द खुदा का शुक्र अदा करते हुए नीचे उतरा। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो एक नया फंदा लाए जो बादशाह की गर्दन में फिट आ सके। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और बादशाह के गले में एक नया फंदा डाल दिया। चुनाचे बादशाह को फांसी दे दी गई। बादशाह की फांसी का ये मंजर लोग महव हैरत से देखने में मशगूल थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौका से फायदा उठाते हुए उस्ताद और शागिर्द दोनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आए और खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।